Hello friends, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and I'm back with my new lecture, The Handmaid's Tale, written by Margaret Atwood. तो बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है यूजीसी नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोवेल हो जाता है बिकॉज पोस्ट मॉडर्न इश्यूज जो है वो इसमें रेज हुए हैं और जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न इश्यूज की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्न एरा क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न इश्यूज क्या होता है एंड पोस्ट मॉडर्न आपका लिटरेचर क्या है, पोस्ट मॉडर्न एज क्या है, ये हम लोगों ने प्रीवियस आपके लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में। बट यहाँ पर आज हम लोग जब हैंडमेड्स टेल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा नोवेल है, मार्गरेट एटवुड ने इसको लिखा हुआ है। तो पोस्ट मॉडर्न इश्यूज क्या होते हैं और ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस नोवेल में कि ये नोवेल जो है इतना ज़्यादा फेमस हो गया था। एंड मार्गरेट एटवुड जो कि बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है इंग्लिश लिटरेचर में और इनके नोवेल जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। और ये मार्गरेट एटवुड खुद अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हमारी हो जाती हैं, कनेडियन राइटर हैं ये। तो पोस्ट मॉडर्न राइटर में इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये सब क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनके नॉवेल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हैंडमेड्स टेल जो है उसका इंट्रोडक्शन एंड उसकी समरी जो है वो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, without wasting your time, let's start our today's lecture. But before starting my lecture, I want to tell you guys that if you are new to my channel, please do subscribe and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded. चलिए, तो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो नोवेल है ये रिटर्न है 1985 में। मार्गरेट एटवुड जो कि कैनेडियन राइटर है, इन्होंने ये नोवेल लिखा है। एंड पोस्ट मॉडर्न इश्यूज जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो हो गया हमारा कि पेट्रियार्की जो होती है उसको रेज किया हुआ है। स्लेवरी जो होती है हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर जो है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किया है, पॉइंट आउट किया हुआ है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। तो दूसरी चीज़, ये नोवेल का जो टाइटल जो है वो कितना जस्टिफाई करता है नोवेल को, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि नोवेल का टाइटल क्या है आपका, दी हैंडमेड्स टेल। तो दी हैंडमेड्स का मतलब क्या है यहाँ पर? तो ये जो नोवेल है ना गाइस, ये दिखाता है एक ऑर्फन वुमेन है ऑफ्रेड, उनकी स्टोरी ये दिखाता है। अफ्रीकन सोसाइटी को इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि अफ्रीका में किस तरह टाइप से स्लेवरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सोसाइटी जो है उसमें क्लास डिवीजन होने लगा था, रिच पुअर। एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑफ्रेड जो है वो खुद एक स्लेव वुमन रहती है। तो स्लेव वुमन जब वो रहती है तो उनसे किसी भी टाइप के काम कराए जाते हैं, सारे टाइप के काम कराए जाते हैं। और यहाँ पर उनको स्लेव गर्ल जो जो हैंडमेड्स जो होती हैं, हैंडमेड्स नाम यहाँ पर क्यों यूज किया जा रहा है कि हैंडमेड्स जो है उनको यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि उनके जो पुअर पीपल है उनकी एज ए स्लेव यूज किया जाता है और उनको यूज किया जाता है उनके लिए, चाइल्ड जो है, बच्चे जो है उनको पैदा करने के लिए। बिकॉज एक टाइम पर ऐसा हो रहा था अफ्रीका में कि जो फर्टिलिटी जो रेट होता है ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो फर्टिलिटी रेट जब कम हुआ था तो ऐसी वुमेन्स जिनके फर्टिलिटी रेट काफ़ी अच्छा था उनको क्या किया जाता था, एज ए स्लेव उनको सेल एंड आपका क्या किया जाता था, खरीदा और बेचा जाता था। तो उस कंडीशन में क्या होता था कि जो वुमेन जो कि बेची गई है, जिनको पुअर पीपल ने खरीदा है, तो उनको अपने मास्टर के लिए क्या करना पड़ता था, बच्चे पैदा करने होते थे, उनके घर की पूरी देखरेख करनी होती थी। और जब तक उनके मास्टर चाहें, जब तक जिन्होंने उनको खरीदा है तब तक वो उनको यूज कर सकते थे। एंड अगर वो चाहें तो बीच में भी उनको क्या कर सकते थे, अपने घर से बाहर भी निकाल सकते थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो इतना ज़्यादा सोसाइटी का स्ट्रक्चर खराब हो गया था, क्लास डिवीजन रिच एंड पुअर का बहुत ज़्यादा चल रहा था। एंड वुमेन्स की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक कंडीशन ये भी होती है कि यहाँ पर क्लास मतलब एज ए ड्रेस, वुमेन्स की ड्रेस में भी डिस्क्रिमिनेशन था यहाँ पर कि रिच आपकी जो फैमिली की वुमेन्स होंगी उनका ड्रेस का कलर अलग होगा एंड जो पुअर फैमिली की वो होंगी उनका ड्रेस का कलर अलग होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑपरेट के जो ड्रेस का कलर होता था वो यहाँ पर रेड कलर जो था, मतलब स्लेव जो रहती थी उनका ड्रेस कलर रेड होता था। तो इस टाइप से यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में। तो यहाँ पर हम इस नोवेल को इसको डिस्टोपियन नोवेल भी कहते हैं। अब आप लोग पूछोगे डिस्टोपियन नोवेल क्या होता है, तो जैसे कि आप लोगों ने यूटोपिया पढ़ा होगा, ठीक है, यूटोपी जो थॉमस मोर ने लिखा है हमारा, तो यूटोपिया जहाँ पर सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है, बहुत अच्छा होता है सब कुछ,
उसको हम यूटोपिया कहते हैं। तो उसी तरीके से डेस्टोपिया नोवेल क्या होता है कि जहाँ पर चीज़ें जो है सब अगेंस्ट में जा रही हैं, सब कुछ खराब है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जेंडर बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्लास डिवीज़न हो रहा है, पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है, मतलब एक तरीके से हम अगर हम सोसाइटी का स्टेटस देखें तो पेट्रियार्कल सोसाइटी हो आपके या मैट्रियार्कल सोसाइटी हो, दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है। हम लोग को एक बैलेंस लेकर चलना होता है, पर यहाँ पर बैलेंस नहीं है और पेट्रियार्कल स्टेटस जो है वो सोसाइटी का दिखाया गया है। तो ये बहुत ही हार्श फेस हम इसको बोल सकते हैं, एग्ली फेस जो होता है सोसाइटी का, वो इस नोवेल में दिखाया गया है। तो इस नोवेल की ये जो थीम हम इसको ले सकते हैं कि थीम में अगर हम बोले तो थीम में आपका सोसाइटी का स्ट्रक्चर, स्लेवरी, पेट्रियार्कल स्टेटस, सेक्स, रेप, इस टाइप की चीजें जो है वो यहाँ पर आ सकती हैं। ये यहाँ पर लिया गया है बिकॉज मार्gaरेट एटवुड ने लिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है और बहुत मैच्योर नोवेल ये लिखती हैं। तो हम लोग को मैच्योर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक मैच्योर अपना माइंड सेट जो है एक मैच्योर से लेके चलना होगा, कि अगर हम मैच्योर माइंड सेट से इनके नोवेल पढ़ेंगे तभी हम इनको अंडरस्टूड कर सकते हैं, अदरवाइज हमको ये समझ में नहीं आएंगे। तो ये हमारा जो नोवेल है ऑफरेड, जो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर है उनको लेकर लिखा हुआ है, और हैंडमेड्स जो है मतलब उनका मतलब ही होता है कि उनसे आप जैसे चाहे वैसे काम करा सकते हैं। एक तरीके से हैंडमेड्स मतलब कि कठपुतली हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में जैसे कि आप लोगों ने कठपुतली देखा होगा, तो हैंडमेड्स मतलब कि कठपुतली जिनको जैसे आप चाहो वैसे यूज करो। तो इस नोवेल का ये मीनिंग है और टाइटल पूरी तरीके से जस्टिफाई होता है, बिकॉज जब आप इस नोवेल को पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ऑफरेड को कितनी बुरी तरीके से यहाँ पर कितने हार्श सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ी और कितनी ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस को फेस करते हुए ये नोवेल जो है आगे बढ़ता है। तो उनको इस टाइप से दिखाया गया है कि वो क्या है, हैंडमेड है। ऑफरेड उनका नाम है लेकिन वो हैंडमेड है और उनको उनके मास्टर्स जो है वो पूरी तरीके से अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग आगे देखते हैं कि जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये नोवेल कैसा है आपका, तो डिस्टोपियन नोवेल है। कैनेडियन राइटर मार्gaरेट एटवुड ने लिखा है, 1985 में लिखा है, एंड इसकी थीम्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ व्यू अपना देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने बताया सेंट्रल कैरेक्टर कौन है हमारी, ऑफ्रेड है। ठीक है, कमांडर है हमारे जो इनके मास्टर रहते हैं, सेरेना जॉय है हमारी जो कि इनके जो मास्टर्स उनकी वाइफ रहती है। ठीक है, और ग्लेन है हमारे, निक है एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिनका हम लोग जब नॉवल पढ़ेंगे तो हम लोग आगे यूज देखने वाले हैं। एंड अदर कैरेक्टर्स मोयरा, लीव, प्रोफेसर प्रेक्सिटर, ये उतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, बट ये 4 कैरेक्टर हम लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। एंड सेंट्रल कैरेक्टर ऑफरेड से भी क्वेश्चन आस्क हो सकते हैं, तो इनको जरूर हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अपना देखते हैं कि यहाँ पर द हैंडमेड्स टेल नोवेल जो है पोस्ट मॉडर्न इश्यूज को क्या रेज करता है और क्या स्लेवरी जो है वो एक पोस्ट मॉडर्न इशू है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखें कि अगर हम इसकी प्लॉट समरी सबसे पहले डिस्कस कर सकते हैं, तो प्लॉट समरी में अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसा कि हमने बताया कि ऑफरेड जो है वो एक ऑर्फन गर्ल है और उसको बेच दिया गया है उसके मास्टर्स के लिए। उनके मास्टर जो सेरेना जो है जो उनकी मास्टर की वाइफ रहती है, वो उनको बेच दिया है और सेरेना जॉय के घर में ये काम कर रही है हमारी कौन, ऑफरेड। तो जब हमारी ऑफरेड यहाँ पर काम कर रही है तो उनको पूरी तरीके से यूज किया जाता है चाइल्ड बियर करने के लिए। ठीक है, दूसरी तरीके से दूसरा हम वो घर के काम भी करती है और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का या अपने पसंद से शॉपिंग करने का या अपने पसंद की ड्रेस पहनने का, इस टाइप के कोई भी बेसिक राइट्स उनको नहीं होते हैं। तो स्लेव गर्ल्स या स्लेव सोसाइटी से जो गर्ल्स होती हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है। और जब उनको इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, जेंडर बेसिस पर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये एक स्टोरी यहाँ पर दिखाई गई है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि टाइटल कितना जस्टिफाई है, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि टाइटल पूरी तरीके से जस्टिफाई हो रहा है बिकॉज नोवेल में ऑफरेड को एज ए हैंडमेड यूज किया गया है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर हम स्लेवरी की बात करें तो स्लेवरी जो है वो एक पोस्ट मॉडर्न इशू है। अगर आप लोग पोस्ट मॉडर्न जब एज को पढ़ते हो तो पोस्ट मॉडर्न एज में आपका मैजिकल रियलिज्म भी आता है, स्लेवरी भी आता है, एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी भी आता है, तो साइंटिफिक स्टडीज भी आता है। तो साइंटिफिक नॉवेल्स भी इन्होंने लिखे हैं मार्gaरेट एटवुड ने, पर यहाँ पर ये इस नॉवेल का साइंटिफिक इन्वेंशन से कोई लेना देना नहीं है। बट यहाँ पर ऑफकोर्स स्लेवरी जो है वो एक पोस्ट मॉडर्न इशू है एंड उसको उन्होंने बहुत अच्छे से ऊपर
उठाया है, उसको रेज़ किया हुआ है। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब नोवेल की स्टोरी आगे बढ़ती है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो इनके कमांडर जो रहते हैं, कमांडर जो कि जिनके लिए ये काम करती हैं, उनके साथ में क्या हो जाता है, इनका एक सीरियस लव अफेयर जिसको हम बोल सकते हैं, वो हो जाता है। नॉट फ्रॉम हर साइड बट यस फ्रॉम हर दी फ्रॉम द मास्टर साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, जब उनकी वाइफ को ये चीज़ पता चलती है, सेरेना जॉय जो उनकी मास्टर की वाइफ रहती है, उनको जब ये चीज़ पता चलती है कि ऑफरेड जो है वो एक हमारे घर में स्लेव हैं, एज स्लेव वो काम कर रही है, लेकिन उनका उनके हस्बैंड के साथ में एक सीरियस लव अफेयर जैसा कोई चीज़ हो रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, ऑफरेड की कोई गलती ना होते हुए भी ऑफरेड को क्या करना पड़ता है, ऑफरेड को पनिश किया जाता है और उनको निक के साथ में, निक एक कैरेक्टर रहता है, निक के साथ में कहीं भेज दिया जाता है। तो ये जो है ओपन एंडेड नोवेल है। जब इसके नोवेल की एंडिंग होती है, तो निक के साथ में इनको भेज दिया गया है ऑफरेड को। अब वहाँ पर निक के साथ में जाने के बाद में उनके साथ में क्या होता है, क्या उनको मार दिया जाता है या उनको किसी और के मास्टर्स के उसमें बेच दिया जाता है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं की है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मार्गारेट एटवुड अपने नोवेल की एंडिंग जो है वो ओपन इसलिए रखती हैं कि उसके आगे जो है आप उसका अंदाज़ा लगाओ कि आगे क्या हुआ होगा, या फिर जो सेकंड पार्ट आ सकता है अगर किसी नॉवल का वो लेके आना चाहती हैं, तो उसके लिए वो एक स्कोप रखती हैं। तो ये मार्गारेट एटवुड की नॉवेल्स की खासियत है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये एक नॉवल की एक सिंपल सी स्टोरी है, बिल्कुल सिंपल स्टोरी है, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ अदर मतलब बहुत डिफिकल्ट स्टोरी है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन यस, हम लोग को एक चीज़ ये याद रखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पर पोस्ट मॉडर्न इश्यूज किस टाइप से रेज हुए हैं, टाइटल कितना जस्टिफाई कर रहा है और हैंडमेड्स का मतलब क्या है, कब ये पब्लिश हुआ है, किसने लिखा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पोस्ट मॉडर्न इश्यूज को आप बिल्कुल यहाँ पर लेकर चलेंगे साथ में। दूसरा, यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो हम लोग याद रख सकते हैं कि ऑफरेड है एक मैन कैरेक्टर। दूसरे कैरेक्टर कौन है यहाँ पे, सेरेना जॉय जो इनके मास्टर की वाइफ रहती हैं। और थर्ड मेन कैरेक्टर जो रहता है निक रहता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आस्क हो सकता है कि किसके साथ में उनको भेजा गया था, तो निक के साथ में उनको भेजा गया था। ये चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर सेरेना जॉय जो है वो इतना ज़्यादा हर्ट हो जाती है जब उनको पता चलता है कि उनके हस्बैंड का ऑफरेड के साथ में एक लव अफेयर जैसी कोई चीज़ है। तो वो अपने हस्बैंड को ब्लेम नहीं करती हैं यहाँ पर, इनफैक्ट वो ब्लेम करती हैं ऑफरेड को। एंड ऑफरेड को उसके लिए पनिश किया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत समझने वाली होगी कि यहाँ पर पनिशमेंट उसको नहीं मिल रही है जो इसके जो पनिशेबल है, इनफैक्ट पनिशमेंट किसको मिल रही है, इनोसेंट पर्सन को पनिशमेंट मिल रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाई गई है कि स्लेव जो है वुमेन्स, उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब है कि वो अपने अकॉर्डिंग ना तो खा सकती हैं, ना उनको एजुकेशन राइट है, ना उनको शॉपिंग का राइट है, ना वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हैं। ऐसे कोई भी बेसिक राइट्स जो उनको नहीं है, जो कि उनको मिलने चाहिए। तो यहाँ पर ये अफ्रीका में जब ये स्लेवरी बहुत ज़्यादा चल रही थी, उस टाइम की सिचुएशन यहाँ पर मार्गारेट एटवुड ने बहुत ही ब्यूटीफुली रिप्रेजेंट की है। तो ये चीज़ हम लोग इस नोवेल में देखते हैं। तो ये नोवेल जो है हैंडमेड्स टेल, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसके कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बाकी इसमें एक एक सीन को लेकर हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग इसका क्रिटिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो क्रिटिकल एनालिसिस में आप लोग को समझ आना चाहिए कि थीम्स कौन सी चल रही हैं और नोवेल में बेसिक क्या स्टोरी हम लोग लेकर चले हैं। तो बेसिक स्टोरी की अगर हम बात करें, तो मैंने आप लोग को बेसिक स्टोरी इसकी समझा दी है, और भी ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी, ऑफरेड की स्टोरी समझ में आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। एंड दूसरी अगर इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करें, तो द जी लेड सोसाइटी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो द जी लेड सोसाइटी क्या होती है, इसमें जी लेड सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, तो ये एक वैसी सोसाइटी होती है जो कि बेस्ड होती है ऑन द प्रीवर्स ऑन मिसलीडिंग द ओल्ड टेस्टामेंट एंड लॉज। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, जो पुराने जो ट्रेडिशनल लॉज होते थे, उनको क्या किया जा रहा है, एक तरीके से मिसलीड किया जा रहा है। मतलब गलत तरीके से उनको फैलाया जा रहा है, गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर यही एक चीज हो रही थी कि जो ट्रेडिशनल
जो हमारे लॉज होते थे, जो पुराने ज़माने में हमारे चल रहे होते थे, जो भी हमारे टेस्टामेंट होते थे, उनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनको मिसलीड किया जा रहा है और सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो खराब किया जा रहा था। इसीलिए इस टाइप की सोसाइटी को हम लोग जी लेड सोसाइटी कहते हैं। एंड यहाँ पर ऑफ्रेड का एक रिएक्शन भी आया था दी लेड सोसाइटी पर। उन्होंने क्या कहा था, आई डोंट बिलीव फॉर एन इंस्टेंट दैट वॉज गोइंग ऑन आउट देयर इज वॉट यू मीट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए तो जी लेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पर यूज किया गया है, तो आप लोग इस नोवेल को बता सकते हैं कि जी लेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है द मार्गरेट एटवुड की जो नोवेल है द हैंडमेड्स टेल में यूज किया गया है। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग को कौन कौन से याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टोपियन नोवेल है, मार्गरेट एटवुड ने लिखा है, 1985 में लिखा है। जीलेट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है। एंड दूसरी चीज, ऑफ्रेड जो है वो यहाँ पर मेन कैरेक्टर है, जो कि एक ऑर्फन वुमन रहती है और स्लेव सोसाइटी से जो है वो बिलोंग करती है, स्लेव क्लास से बिलोंग करती है। एंड निक यहाँ पर दूसरे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं। एंड सेरेना जो है वो इनके मास्टर की वाइफ का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो ये जो है यहाँ पर स्टोरी यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को ये क्रिटिकल एनालिसिस जो है द हैंडमेड्स टेल का ये पसंद आया होगा, ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड आई विल कैच यू टुमारो विद द अनदर वीडियो लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।